हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनर का अगले साल का पेपर, जो कि 19 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में आपको पूरी सेट का सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इस सेशन में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप टेलीग्राम में मेरे से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन शुरू करते हैं आपकी पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज द वारिंग साइन इन द गिवन इमेज इंडिकेटेड। ये वाला जो साइन है आपका किसका साइन है दोस्तों? कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फैनेंस। इसका मीन्स अगर आपको लाइव वार दिख रहा है तो उस प्लेस से आपको दूर ही रहना चाहिए। ये जो इस फिगर का मतलब है। ठीक है, चलते हैं आगे। ए वेरिएबल इलेक्ट्रॉन स्टेपर मोटर हैज़ 4 पोल विथ 10 टीथ इन ईच। व्हाट इज द स्टेप एंगल इफ द रोटर हैज़ 80 टीथ। ठीक है, तो दोस्तों पहले ये चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए, जो स्टेपर मोटर उसका जो फुल, ये वाला जो फुल साइकिल ये है आपका 360 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए पहले। दूसरी बात ये है कि जो स्टेपर मोटर का टीथ, ठीक है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, जो टीथ जितना होता है स्टेपर मोटर का स्टेप भी उतना ही रहता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि स्टेप एंगल निकालने के लिए, ठीक है, आपका जो मोटर का जो पूरा का पूरा एंगल है वो आपके 360। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, तो स्टेप एंगल निकालने के लिए जो कैसे निकालेंगे, ये आपका आएगा 360 इज डिवाइडेड बाय 80 जो आपका टीथ दिया गया है। तो इसको आपको सोल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 4.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका 4.5 जो है आपका स्टेप एंगल आ जाएगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ टीथ इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप, जितना टीथ है आपका स्टेपर मोटर में उतना ही आपका स्टेप उधर कैलकुलेट ही होगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। टू डीसी सोर्स है एन ओपन सर्किट वोल्टेज इज 24 वोल्ट ईच एंड द टर्मिनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है 0.2 ओम। व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट करंट इफ द टू सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि आपका जो 24 वोल्ट का 2 डीसी सोर्सेस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है आपका 0.2 ओम। तो जो 2 सेल है उसको अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपका करंट कितना आएगा। तो दोस्तों चीज़ ऐसा है, इसको हम फिगर में बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये है आपका पहला सेल, ठीक है, ये है आपका दूसरा सेल, जो इसका भी है 24 वोल्ट, ये भी आपका 24 वोल्ट। उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये है 0.2 ओम, इसका भी है 0.2 ओम। ठीक है, तो आपको जो करंट करने का जो फॉर्मूला है, करंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो ये जो सेल है इसका करंट आउटपुट कितना रहेगा, इसका वोल्टेज है 24 वोल्टेज एंड इसका जो रेजिस्टेंस है 0.2 ओम। ठीक है, तो इसका जो आपका आएगा 120 एम्पियर आपका करंट आएगा। ठीक है, 120 एम्पियर आपका करंट आएगा, मतलब इधर जो है आपका 120 एम्पियर करंट आएगा। तो इन दोनों का जो ब्रांचेस है इसका वैल्यू सेम है, तो मतलब यहाँ भी आपका 120 का ही करंट आएगा। ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्ट किया गया है, दोनों डिवाइस को पैरेलली कनेक्ट किया गया, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो दोनों करंट अगर मिलके आउटगोइंग होते हैं तो कितना आएगा, ये 120 ये 120, तो 120 प्लस से 120 ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, आपका आंसर सी ही आपका यही आंसर है दोस्तों। इसको फिगर से आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। इसके साथ चलते हैं आगे। ग्राउंड फॉल्ट circuit interrupt the circuit if
द डिफरेंस ऑफ करंट गोइंग इनटू द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड द रिटर्निंग फ्रॉम द अलोंग द सर्किट कंडक्टर एक्सीड। ठीक है, मतलब ये जो दिया गया है आपको ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इम्पीडेंस, दोस्तों इसको हम बोलते हैं GFCI। ठीक है, इसके हिसाब से आपकी करंट जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जाता है और उधर से जो रिटर्न आता है, इसके अंदर डिफरेंस नॉर्मली कितना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये GFCI के हिसाब से आपका जो अंदर जाने का और बाहर आने का जो डिफरेंस आपका 4 मिली एम्पियर से लेकर 6 मिली एम्पियर तक रहना चाहिए, ये है आपका रेंज। तो दोस्तों ऑप्शन में एक है 5 मिली एम्पियर जो कि इन दोनों का बीच में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा 5 मिली एम्पियर GFCI का मतलब ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है, इसके हिसाब से 4 मिली एम्पियर से 6 मिली एम्पियर के तक आएगा आपका जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में से। तो इसके साथ चलते हैं आगे। Which of the following statement is correct with respect to the हिस्टोसिस मोटर। ठीक है, जो हिस्टोसिस मोटर के हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा जो सही है। ठीक है, तो सही कौन सा है। पहली तो बात तो जो हिस्टोसिस मोटर है आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये वाला तो पहली जो आंसर पे दिया गया है आप देख सकते हैं कि हिस्टोसिस मोटर और सेल्फ स्टार्टिंग नहीं रहता है, वो हिस्टोसिस लॉस से थ्रो से स्टार्ट होता है। वो जो नीड DC एक्साइटेशन, ये वाला एकदम से गलत है क्योंकि वो DC एक्साइटेशन रिक्वायर नहीं करता है, और जो है वो विदाउट साइलेंट पोल भी है। मतलब आपका जो हिस्टोसिस मोटर एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर है, एक आपका जो हिस्टोसिस मोटर एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर है कि इसमें से साइलेंट पोल भी नहीं रहता है। ठीक है, साइलेंट पोल भी नहीं रहता है, और उसको एक्साइटेशन के लिए जो DC सप्लाई रहता है आपका अल्टरनेट सिंक्रोनस मोटर का केस में देखे होंगे कि रोटर को DC सप्लाई दिया जाता है एक्साइटेशन के लिए, इधर DC सप्लाई भी नहीं रहता है। ठीक है, ये हिस्टोसिस मोटर एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर है जो साइलेंट पोल भी रिक्वायर नहीं करता है, DC सप्लाई भी रिक्वायर नहीं करता है। वो तो चलता है कैसे है, वो जो आपका सिंपली हिस्टोसिस लॉस के थ्रू से चलता है। ठीक है, हिस्टोसिस लॉस के थ्रू से ही चलता है ये। तो आपका जो इधर जो आपका रिक्वायरमेंट मतलब हिस्टोसिस लॉस का जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। हिस्टोसिस लॉस का जो अप्लायंसेस मतलब हिस्टोसिस लॉस जहाँ ज़्यादा लगता है वो है नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए। नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। नॉइजलेस ऑपरेशन मतलब आपका जो साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट में यूज होता है, आपका टेप रिकॉर्डर में भी यूज होता है, टेप रिकॉर्डर में भी यूज होता है, टेलीप्रिंटर में भी यूज होता है, टेलीप्रिंटर। ठीक है, और आपका टाइमिंग ड्राइव डिवाइस। ठीक है, आपका साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट में यूज होता है, टेप रिकॉर्डर में यूज होता है, टेलीप्रिंटर में यूज होता है, टाइमिंग डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, तो नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हिस्टोसिस मोटर ही प्रीफर करते हैं। इसके साथ चलते हैं आगे। As per IE rule 1956, at the voltage of 500 volt, apply between each live conductor and earth for the period of 1 minute. The insulation resistance of the medium and low voltage installation cell has been list। कितना सबसे मतलब सबसे कम कितना रह सकता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये दोस्तों मतलब क्वेश्चन से बड़ा करके पूछा है, उसका शॉर्ट मीनिंग है आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो सबसे लिस्ट कितना हो सकता है। दोस्तों ये आपका आंसर 1 हो गया। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 मेगा ओम से कम कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 मेगा ओम से सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। सेथ आर यूज इन केबल। ठीक है, जो सेथ है वो केबल को किस लिए यूज होता है, वो आपका एवॉइडिंग मॉइस्चर एंटरिंग द केबल। ठीक है, आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देख पता चल रहा है, जो
उसका जो अगले वीडियो मतलब जो 17 फरवरी को जो इस पेपर कंडक्ट हुआ था, इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि जो आर्मोरिंग है, ठीक है, आर्मोरिंग जो है वो किसके ऊपर है, वो है आपका बेडिंग के ऊपर, ठीक, बेडिंग के ऊपर। तो मैं उधर आपको 5 तरह का जो बताया था कौन किसके ऊपर रहता है, उसमें से आपको मेटालिक सेट का बताया था कि वो प्रोटेक्ट करता है डैम्पिंग के लिए, मतलब एवॉइड मॉइस्चर को करता है, ठीक है, डैम्पिंग मतलब वो मॉइस्चर को एवॉइड करता है, ठीक है, एवॉइड द डैम्पिंग उधर बोला था, आपका इधर क्वेश्चन है एवॉइड द मॉइस्चर। तो दोस्तों ये बात नोट कर लीजिए कि मैं जो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट इधर बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 17 फरवरी को जो पेपर में मैं जो आपको बोल के आया था, ये देखिए सात मतलब ये क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन सेम है, मतलब थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, मैं वो क्वेश्चन भी और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपका जो है इन द केबल, ठीक है, जो सेट वो कहाँ रहता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका जो पहले रहता है ये आपका है कोर, ठीक है, आपका पहले कोर होता है। 2 नंबर पे आपका आता है इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन के ऊपर आपका रहता है मेटालिक सेट, जो ये वाला क्वेश्चन आया है वो है आपका इंसुलेशन के ऊपर रहता है मेटालिक, ठीक है। जो मेटालिक सेट है क्या क्या कहता है, वो आपका मॉइस्चर को एवॉइड करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बेडिंग, ठीक है, और बेडिंग के बाद आपका आता है आर्मोरिंग। तो आर्मोरिंग किस लिए यूज होता है, जो आपको मतलब कंडक्टर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, आर्मोरिंग कंडक्टर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। ये रहा आपका 5 तरह से। तो चलते हैं आगे। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए 10 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट इज 10 जूल इन 1 सेकेंड, ठीक है। हीट डेवलप्ड इन 3 ओम रेजिस्टर, हीट डेवलप्ड इन 3 ओम रेजिस्टर इन 1 सेकेंड इज कितना, ठीक है। ये बता रहा है कि आपका जो 10 ओम रेजिस्टर इधर लगा हुआ है, इसमें आपका हीट जनरेट हो रहा है 10 जूल, ठीक है। 1 सेकेंड में 10 जूल हीट जनरेट होता है कहाँ, 10 ओम रजिस्टर में। तो ये जो 3 ओम रजिस्टर हो रहा है, इसमें 1 सेकेंड में आपका कितना जूल हीट प्रोड्यूस होगा। तो आपको पहले तो ये हीट का फार्मूला जो याद रहना चाहिए। हीट का फार्मूला है इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आपका जो हीट इधर दिया गया है, मतलब जो 10 ओम का ब्रांच है इसका हीट दिया गया है आपको, और रेजिस्टेंस का भी पता है, टाइम का ही पता है, तो करंट इधर आसानी से निकल आएगा। तो चलते करंट निकलने के लिए। तो एच का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 10 जूल, ठीक है। और करंट कितना है पता नहीं, ठीक है, आई स्क्वायर। आर कितना दिया गया है, वो भी 10 दिया गया है, कितना सेकंड में, 1 ही सेकंड में, ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना आएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, मतलब ये वाला 10 इसका नीचे आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 जे 1। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू, सो आई इज इक्वल टू 1 का रूट ओवर आएगा, 1 का रूट ओवर जो 1 है। तो करंट कितना आ जाएगा इसमें, इस सर्किट में आपका करंट आ जाएगा कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर करंट आपका 1 एम्पियर आ गया तो वोल्टेज कितना पता चल जाएगा आपको। तो V इज इक्वल टू आई आर होने से आपका करंट मिल गया कितना, 1 एम्पियर, आपका रेजिस्टेंस है 10, ठीक है। इसके हिसाब से देखने जाए कि तो आपका उधर का ब्रांच का जो वोल्टेज है वो आपका निकल आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये जो सर्किट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अंदर का जो इधर का आपको वोल्टेज आ जाएगा 10 वोल्ट। दोस्तों ये जो अगर पैरेलल सर्किट में है, नीचे की ब्रांच में अगर 10 वोल्ट है, उसका मतलब ऊपर की ब्रांच में भी 10 वोल्ट होगा, पैरेलल सर्किट में है ना। तो इसी हिसाब से देखने जाए ऊपर की सर्किट में जो ब्रांच करंट कितना आएगा, इसके हिसाब से देखने जाए तो 2 रजिस्टर इधर है सीरीज में लगा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो RT आपका आ जाएगा उधर 5 ओम, ठीक है। तो करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वोल्टेज कितना आ गया उधर 10, आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 5, तो ब्रांच करंट आपका आ जाएगा उधर 2 एम्पियर,
ठीक है। अगर ब्रांच करंट 2 एम्पियर मिल गया तो आपका हीट का ही पता चल जाएगा, मतलब एज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही तो आपका फॉर्मूला है, एज इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो कैसा निकलेगा आपका, एज का तो पता नहीं है आपको, आई का पता चल गया 2 एम्पियर, मतलब 2 का जो स्क्वायर वो कितना आएगा आपका 4, और आर का दिया गया है मतलब 3 ओम का पूछा गया आपको, तो 3 लिख लीजिए, और कितना सेकंड में, 1 ही सेकंड में। तो दोस्तों आपका आ गया 12 जूल, यही है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा अंदर से पूछा गया है, आप अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसको अच्छे तरह से बुक में नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 जूल। इसके साथ चलते हैं आगे। इन RLC सीरीज सर्किट द करंट विल बी इन फेज विद द अप्लाई वोल्टेज। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैं आगे बता के आपको आया था, ये वाला क्वेश्चन इधर भी डाला हुआ है। RLC सर्किट में करंट इन फेज रहता है अप्लाई वोल्टेज के साथ। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको तो आंसर इधर दिख रहा होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो आपका आंसर है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, एक ही फेज में रहते हैं, करंट एंड वोल्टेज एक ही फेज में रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका आ गया यूनिटी पावर फैक्टर का, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर तो किसका रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर किस सर्किट का रहता है, आपका रेजोनेंस सर्किट का। रेजोनेंस सर्किट का आपका रहता है यूनिटी पावर फैक्टर। रेजोनेंस सर्किट का कंडीशन क्या है, जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू अगर रेजिस्टेंस होगा आपका रेजोनेंस सर्किट माना जाएगा उसको। तो कंडीशन अप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा, मतलब आपका जो फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, पता है आपको। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तो रिलेशन कुछ आपका ऐसा आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये जो एक्सएल और एक्सी अगर वैल्यू सेम हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, जो स्क्वायर और रूट ओवर कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जेड इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जेड इज इक्वल टू आर रहेगा तो आपका सर्किट रेजोनेंस माना जाएगा। तो रेजोनेंस सर्किट का आपका जो पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, आपका वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा हुआ था, तो मैं इधर आपको सोल्यूशन कर दिया। आप देख सकते हैं कैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होने से कैसे आपका सर्किट जो रेजोनेंस कंडीशन में जाता है, ये भी आपको मैं बता दिया। इसके साथ चलते हैं आगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट क्या है दोस्तों, परमेबिलिटी का आपका यूनिट है हेनरी पर मीटर, अगले वाला सेशन में ये बता हुआ था। और आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर का आएगा फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, डेंसिटी का आपका जो आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये आपका आएगा हेनरी, सिर्फ हेनरी आपका आएगा। आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपका हेनरी, और फ्लक्स डेंसिटी का आपका आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप बोल सकते हैं टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीज एब्रूटली। ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्रीज जो कहा होता है रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन मीन आपका जो डायोड है, ठीक है, आपका ये जो पी टाइप मतलब पीएन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और क्या होता है जो पी साइड है आपका नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी में लगा होगा,
और जो एन साइड है वो आपका पॉजिटिव साइड बैटरी में लगा होगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन है ये आपका। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या है आपका, अगर VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है, क्या होता है, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि इधर आपका बैरियर है, ठीक है। ये जो आपका बैरियर है ये इतना आसानी से रिवर्स वायर में टूटता नहीं है। कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जिस टाइम पे आपका मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज हो जाया होगा, ठीक है। तो एकदम सडन से जब जंक्शन आपका ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है आपका बहुत ही शार्पली आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। ये जो पॉइंट में जहाँ पे आपका जंक्शन ब्रेक करके करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस कंडीशन में आपका डायोड जो है फुल्ली ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। फुल्ली ब्रेकडाउन होएगा मतलब उस डैमेज होएगा, जो हो जाएगा आपका डायोड, ठीक है। तो यही है आपका जो पीएन जंक्शन डायोड को अगर रिवर्स भी कनेक्शन कर देगा तो आपका जंक्शन में करंट इंक्रीज कैसे होता है, कैसे होता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए। ये जो पॉइंट है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसके हिसाब से आपका करंट जो है एकदम से ज़्यादा फ्लो इधर होता है। तो ऑप्शन पे चलते हैं और क्या जानते हैं, ये जो 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, आपको कहीं पे पढ़े होंगे कि पता है। और जो 0.7 है दोस्तों, ये है एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब 0.7 जो सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज है आपका 0.7 वोल्ट। अगर आप जर्मेनियम की मतलब सिलिकॉन, मतलब जो आप पीएन जंक्शन यूज करते हैं उसका जो मटेरियल अगर सिलिकॉन से हुआ होगा तो आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका आएगा 0.7 वोल्ट। और आप अगर जर्मेनियम का मटेरियल यूज करते हैं, अगर आप जर्मेनियम का मटेरियल यूज करते हैं आपका आएगा 0.3 वोल्ट आपका। ए रैक इज ए हैंड टूल इज यूज्ड। जो रैक हैंड टूल किस लिए यूज होता है, एज ए ब्रोम फॉर आउटसाइड यूज, मतलब आउटडोर यूज के लिए ये आपका रैक जो है यूज होता है। रैक आपको पता है कैसे, आपको फिगर में दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा। इधर आपको ऐसे कील लगा होगा, ठीक है, इस तरह से है रैक, जो आउटसाइड यूज में यूज होता है, मतलब कहीं साफ सफाई के लिए या कुछ और चीज़ के लिए ये यूज होता है आउटसाइड में, इसको हम बोलते हैं रैक, ठीक है। एक साथ चलते हैं आगे। ए मूविंग कॉइल galvanometer has the resistance of 10 ohm and give full scale deflection which carrying 100 milliampere, ठीक है। It is intent to use meter as a voltmeter to measure 100 volt द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड आज, ठीक है। आपको दोस्तों ये बताया गया है एक मूविंग कोयल गाल्वानोमीटर जो कि रेजिस्टेंस है उसका 10 ओम और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब 100 मिली ओम का जब करंट फ्लो करता है, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो इस गाल्वानोमीटर को अगर हम 100 वोल्ट का मतलब 100 वोल्टेज जो मेजर करना चाहेंगे तो इसके हिसाब से कितना रेजिस्टेंस हमको रिक्वायर्ड करेगा इसके साथ लगाने के लिए। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक बताने वाला हूँ। पहला जो आपका जो गाल्वानोमीटर है, गाल्वानोमीटर को एमीटर कन्वर्सन के लिए क्या यूज होता है, शंट। मैं बताया हूँ अगले वाला सेशन आप उधर चाहे से देख सकते हैं। गाल्वानोमीटर को अगर मैं एमीटर को कन्वर्ट करूँगा तो आप शंट यूज करें। शंट का मतलब एक लो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो गाल्वानोमीटर को अगर वोल्टमीटर के हिसाब से यूज करूँगा तो क्या होगा, उधर आपका मल्टीप्लायर यूज होगा। क्या है दोस्तों, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू जिसको हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है कनेक्शन होगा। तो गाल्वानोमीटर को अगर वोल्टमीटर कनेक्शन करूँगा, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन होगा, तो क्वेश्चन पे पूछा गया ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, यही चीज है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं। तो पहली बात तो ये है आपका मीटर का जो एम्पेयर मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको पता है, ठीक है। तो आपका IFSD मतलब करंट इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन का यही है। पहले डाटा टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। आपका जो गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, RG, गाल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है
10 ओम। वोल्टेज कितना मेरे को वी एफ एस डी मतलब वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन का कितना है 100 वोल्ट। तो आपको पता करना चाहिए कि आर एम कितना है, मतलब मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके हिसाब से एक फार्मूला कह सकते हैं आप इसको, वी एफ एस डी मतलब वोल्टेज इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, आई एफ एस डी मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, ये तो फार्मूला आपको पता होगा। वी एफ एस डी इज इक्वल टू आई एफ एस डी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो रेजिस्टेंस मतलब मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस प्लस गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ऐसे आप वोल्टेज का फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से चलते हैं, आपका वोल्टेज जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो वोल्टेज है ये वाला आपको पता है, वोल्टेज फुल डिफ्लेक्शन आपको पता है कितना है आपका 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट, ठीक है, इज इक्वल टू करंट इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है आपका 100 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और आपका मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस आपको पता नहीं, और गाल्वानोमीटर का है आपका 10, ठीक है, गाल्वानोमीटर का आपका है 10। तो इसको सोल्यूशन करेंगे आरएम निकालने के लिए, तो क्या होगा 100 इज डिवाइड बाई, ये वाला नीचे आ जाएगा इसका 100 इज डिवाइड बाई 100 10⁻⁻3 जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। ये जो 10⁻³ नीचे रहना चाहिए वो ऊपर जाके आपका +3 हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो 100 ये वाला 100 कट जाएगा, तो आपका सिंपली ये यही आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस प्लस गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कैसे, गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया है 10, तो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 माइनस गाल्वानोमीटर रेजिस्टेंस जो आपका कितना दिया गया है 10, ठीक है। इसको करेंगे तो 990 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए आंसर दिया गया है आपका 990 सीरीज विद द मीटर, ठीक है। ये वाला फुल मैथमेटिक्स है, इस फार्मूला को आप अगर अच्छे से पता कर लेंगे तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डज नॉट हैव द कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से जो कौन सा मोटर है उसका कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका यूनिवर्सल मोटर जिसका कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये आपका लोड के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि एक सीरीज मोटर है ना, तो लोड करंट से लेके ये वेरी करता है, तो कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है। रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, डीसी शंट मोटर, ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है। हिस्टैरिसीस मोटर जो है आपका एक सिंक्रोनस मोटर प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है, ये एक सिंक्रोनस मोटर जो कि विदाउट डीसी एक्साइटेशन के यूज होता है, तो ये कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिलक्टेंस मोटर भी आपका सिंक्रोनस प्रॉपर्टी का रहता है, वो भी कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर जो है वो लोड के हिसाब से वेरी करता है उसका शिफ्ट, और जो आपका यूनिवर्सल मोटर है ये आपका हाई स्पीड और हाई टॉर्क है, ठीक है, हाई स्पीड और हाई टॉर्क है। और कौन सा प्रिंसिपल में ये वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो डीसी मोटर प्रिंसिपल के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो डीसी मोटर प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है। और हाँ ये और एक चीज़ है इसका, वो बहुत एसी-डीसी में वर्क करता है, बहुत एसी-डीसी में वर्क करता है। उसका एप्लीकेशन पे जाएंगे, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला एप्लीकेशन यही है आपका, इधर आएगा, मतलब वैक्यूम क्लीनर, और आपका आ जाएगा पोर्टेबल ड्रिल और फूड मिक्सर, और जो मिक्सर मशीन जो आपका किचन अप्लायंसेस पे जाता है, फूड मिक्सर,
ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा, यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन में ये सब आ जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन को यही रखते हैं, ठीक है। इस सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जो कि हार्ड शिफ्ट, एक तरफ का हार्ड शिफ्ट, दिल्ली मेट्रो का जितना भी शिफ्ट हुआ था ये वाला को हार्ड शिफ्ट में लिया गया था। इस शिफ्ट में जो एग्जाम दिए थे उनका मार्क जो है बहुत ज़्यादा ही आगे आया था, ठीक है। तो आज के सेशन में आपको कौन सा चीज़ डाउट रहा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन अगले वाले सेशन में दे दूंगा आपको। और एक चीज़, सेशन में जो क्वेश्चन आपका डिस्कशन होता है वो आप एक नोटबुक करके उधर नोट कर लीजिए। आप देख सकते हैं जो कि 17 तारीख को पेपर में जो क्वेश्चन आया था, ये वाला मतलब 19 तारीख के पेपर में क्वेश्चन का मतलब से हमें लिखावट में थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, उसका ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्या आंसर मिल सकता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ इस सेशन में डिस्कशन किया जाता है वो आप प्लीज़ नोट करके लिखिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताएं, और ज़्यादा मतलब आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है, जिसके हिसाब से मैं आगे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।